नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य बताइए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। यानी कि जो उपनयन संस्कार है यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि उपनयन संस्कार से क्या समझते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको उपनयन संस्कार के उद्देश्य भी बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों अरब आक्रमण किया हुआ था, इसके क्या कारण थे, यहाँ पर दोस्तों आपको अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हर्ष काल था यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। यानी कि हर्ष काल में जो सामंतवाद हुआ था, सामंतवाद का जो उद्भव हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो मुंज परमार है यहाँ पर दोस्तों आपको मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि जो चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज है और जो कुमारपाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के बारे में क्या करना है, संक्षिप्त में विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि जो प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम है, यहाँ पर दोस्तों आपको नाग भट्ट प्रथम पर क्या करना है, संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि जो राजा हर्ष था यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष क्या करना है, संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक समृद्धि का युग था, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक समृद्धि का युग था, यहाँ पर दोस्तों इस कथन की क्या करना है, विवेचना करना है। यानी कि कह रहा है कि जो गुप्त काल है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो गुप्त काल है सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक समृद्धि का युग था, इसके बारे में क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय विजयों का विवरण दीजिए तथा उनके राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय विजयों का विवरण देना है और उनके राजनीतिक परिणामों की विवेचना करना है कि उनके राजनीतिक परिणाम कैसे थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इलाहाबाद स्तंभ लेख की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, यहाँ पर दोस्तों आपको इलाहाबाद स्तंभ लेख की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो अशोक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर अशोक के साम्राज्य विस्तार पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। यानी कि अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में हमको विस्तार पूर्वक बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो महावीर जैन है, यहाँ पर दोस्तों आपको महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धननंद का परिचय दीजिए। यानी कि दोस्तों जो धननंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको धननंद का क्या करना है, परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध हुआ था उसके बारे में क्या करना है, उसका संक्षिप्त में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि जो बिंबिसार है, यहाँ पर दोस्तों बिंबिसार के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों बिंबिसार के ऊपर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। यानी कि दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। जी दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण है। यहाँ पर दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में बताना है और उसके आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, और अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के महत्व क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। यहाँ पर दोस्तों आपको महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मगध है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदानों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। यानी कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो उपलब्ध स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करना है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण है। यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विजेता के रूप में हर्ष की उपलब्धियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक विजेता के रूप में जो हर्ष है, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष की उपलब्धियों का करना है, हर्ष की उपलब्धियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज है, यहाँ पर दोस्तों आपको गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धि क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भोज परमार है, यहाँ पर दोस्तों आपको भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, विवेचना कीजिए। दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, अरब आक्रमण के सफल होने के क्या कारण थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं भी स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।